Hi guys, welcome back to our channel I Study 2.0, and today we have started a new chapter, the state government. In our previous video we have discussed about the union government, a central government हमने discuss किया था, and in this video we have discussed about the state government, power and functions of the state, executive, legislature of the state, judiciary, etc. So let's start it. And the state government is made up the following part. First, the legislature, state legislature, जिसमें हम पढ़ेंगे legislative assembly and legislative council. And state executive में हम governor, chief minister and council of minister पढ़ेंगे, and then high courts. जैसे कि हमने वहाँ पे सेंटर में पढ़ा था कि bicameral legislature. Everyone knows about the bicameral. Bicameral means the state, a body as a government having a two houses. जैसे कि सेंटर में थे राज्यसभा एंड लोकसभा, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो लेजिस्लेटिव असेंबली नोन एज लोअर हाउस विधानसभा, एंड काउंसिल इज नोन एज विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और अपर हाउस. तो यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट गिवन है जिसमें मतलब दिखाया हुआ है कि विधानसभा में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मतलब विधान परिषद में क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं. तो कंपैरिजन चार्ट है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे 60 to 500 मेंबर्स होते हैं जिनको MLAs बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पे लेस देन 1/3 ऑफ विधानसभा मेंबर्स होते हैं. जितना टोटल विधानसभा का मेंबरशिप होती है उसका लेस देन 1/3 होता है. मेंबरशिप, द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इन द इलेक्शन, जिसमें हम वोटिंग डालते हैं विधानसभा इलेक्शंस में. एंड 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर इन विधान परिषद, 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज. तो एक कंपैरिजन चार्ट है, आप एक बार देख सकते हैं. एंड लेट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं. द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर प्रोवाइडेड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चैप्टर 2 एंड पार्ट 5 and article 168 to 212 in part 4 of the constitution deals with the organization, composition and duration, officers, procedure, privileges, power and so on of the state legislature में हम सब चीज़ें ये डिस्कस करेंगे. अब स्टेट लेवल की बात करें तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर क्या कंसिस्ट करता है बाई लेजिस्लेचर. तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर हम लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ेंगे एंड द गवर्नर पढ़ेंगे. एंड इन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हम गवर्नर डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस करेंगे. तो बात करते हैं कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेकेंड चैम्बर. एक प्रोविजन मेंशन किया हुआ है अंडर आर्टिकल 169 फॉर द स्टेट डू नॉट हैव वन, and there are also provision for abolition of the constitution council for state that do have them. तो 169 के अंदर ये प्रोविजंस मेंशन है. अब जो हमारे स्टेट है, मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है हमारे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं, जिनमें खाली सिंगल हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, विधानसभा, एंड वाइल अदर्स हैव बाईकैमरल. तो एट प्रेजेंट की बात करें तो 6 स्टेट हैं जहाँ पे 2 हाउसेज हैं जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं, जहाँ पे काउंसिल भी है और असेंबली भी है. तो अभी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इन स्टेट्स के अंदर बाईकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है. और जैसे कि देयर आर प्रपोजल टू अबॉलिश द काउंसिल इन आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में भी अभी प्रपोजल भेजा गया है काउंसिल को कैंसिल करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए. और इन JNK की बात करें तो अंडर जम्मू एंड कश्मीर, अंडर आर्टिकल 370 वॉज इन प्लेस, एंड जम्मू कश्मीर ऑल्सो हैड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नाउ इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली. तो यहाँ से जब से उसको यूनियन टेरिटरीज में चेंज किया है तो यहाँ से काउंसिल ऑफ स्टेट हट गया है. अभी सिंगल हाउस है JNK में. तो एट प्रेजेंट 6 स्टेट हैं जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है. अब बात करते हैं हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस भी बोला जाता है, पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है और विधान सभा भी बोला जाता है. इन लेमैन लैंग्वेज में या आप बोल सकते कॉमन लैंग्वेज में लोग मोस्टली विधानसभा यूज़ करते हैं. तो जो कंपोजिशन होता है विधानसभा का, तो इसका कंपोजिशन फिक्स होता है कि नॉट मोर देन 500 होना चाहिए एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स.
एन एक्सेप्शन है इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम, इट हैज़ 32 मेंबर्स, क्योंकि जो सिक्किम है बहुत ही छोटा स्टेट है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बहुत कम है, तो इस पे यहाँ पे एक्सेप्शन है, वहाँ पे 32 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी स्टेट, तो हर स्टेट की सीट्स फिक्स होती हैं अपने कंपोजिशन के हिसाब से, और ये किसके बेसिस पे होता है, जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट स्टेट इज डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट, तो वो आपके पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट डिपेंड करता है। इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, एंड दे इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट, जिसमें हम लोग वोट करते हैं। तो इसका वोटिंग जो प्रोसीजर होता है सेम एज ए लोकसभा के इलेक्शन जैसा होता है। जो मेंबर होते हैं एडल्ट सफरेज के अंडर, वो यहाँ पे वोटिंग करते हैं। 18 वाले जो 18 ईयर्स होते हैं एज वाले लोग, वो वोटिंग डालते हैं इलेक्शंस के अंदर। तो जो भी मेजॉरिटी के साथ जो पार्टी जीती है वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है इन स्टेट। एंड द टेन्योर इज लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स, तो एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस होते हैं। एंड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है रिजर्वेशन का, जो कि शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व हैं। मतलब वो पॉपुलेशन रेशियो के, जो उनकी पॉपुलेशन रेशियो उसके हिसाब से इनको सीट्स रिजर्व की गई हैं। एंड दिस रिजर्वेशन वाज टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स up to 1960, and but this duration has been extended continuously then by 10 years each time, and now under 95th amendment act of 2009 this reservation is last until 2020। तो ये जनवरी 20 तक का था ड्यूरेशन। तो ये एवरेज 1960 से हम फॉलो करते आ रहे हैं रिजर्वेशन वाली चीजें। तो इनको जो सीट्स होती हैं एसटी और एसटीज के लिए वो रिजर्व होती हैं इन द इलेक्शन। और इनके पास एक चीज और होती है, जो इलेक्शन में जो सीट्स रिजर्व है उन पे तो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी जो जनरल कैंडिडेट एज ए जनरल कैंडिडेट भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, एंड ही शुड बी फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। जितनी भी कंडीशन पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब की गई हैं वो सारी कंडीशंस फॉलो करनी है। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन, एनी स्टेट, लोकल और अदर पब्लिक अथॉरिटी। एंड ही मस्ट टू बी इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंसर्न एरिया। तो कंसर्न एरिया एक मेंशन किया है कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है वो एज एन इलेक्टर होना चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द कंसर्न एरिया। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ST/SCs एंड if he want to contest a seat reserved for them, and however member of STs and SC can also contest a seat not reserved for them, जो मैं कि पहले बता चुकी हूँ। तो जो ऑफिस बियरर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का या प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो दे आर 2 मेन ऑफिस बियरर इन द स्टेट आर स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। both of them were elected by the number of legislative assembly and their tenure is similar to the legislative assembly। तो टेन्योर जो भी स्पीकर का टेन्योर होता है वो असेंबली के टेन्योर के इक्वल होता है। He removed by a resolution passed by the majority of all the members of assembly. Such a resolution can be moved only after giving a 14 days notice in advance। जो भी रेजोल्यूशन पास होता है वो 14 डेज का इनको प्रायर नोटिस देना होता है इन एडवांस में कि भाई आपको रिमूवल किया जा रहा है, तो आपको एज ए नोटिस 14 डे का पीरियड दिया जाता है। मतलब रिलीफ पीरियड की बात करें आप ऐसे बोल सकते हैं कि एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर, ही प्रिसाइड over the sitting legislative assembly, he maintains order and decorum in the assembly and only by his command any member of the house can give a speech। तो आप लोगों ने लोकसभा स्पीक वगैरह देखी होंगी, राज्यसभा स्पीच देखी होंगी, तो उनमें आपने देखा होगा जो सेंटर मतलब जो हाई सीट पे बैठा होता है वो स्पीकर होता है, और वो कैसे पूरे असेंबली को मेंटेन करता है, मतलब असेंबली को, उसके डेकोरम को मेंटेन, तो वो मतलब उसके हाथ में पावर होती है। स्पीकर डिसाइड द अजेंडा डिजायर्ड अजेंडा टू बी टेकन द डिस्कशन ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द असेंबली। ओनली स्पीकर कैन डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी और नॉट। ये स्पीकर के हाथ में पावर होती है किसी भी बिल को ये डिसाइड करना कि वो मनी बिल है या नॉन मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है।
ही गिव्स डिसीजन ऑन द पिटिशन ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन जब होता है डिफेक्शन के लिए, तो ये अपनी डिसीजन देता है ऑन द पिटिशन ऑफ डिफेक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कैरीज आउट ऑल हिज फंक्शन। तो सारी जो वो होती हैं वो डिप्टी स्पीकर कैरी करता है जब ये एब्सेंट होता है। ड्यू टू इलनेस, कुछ भी कह सकते हो आप, और भी जो एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं उनमें डिप्टी स्पीकर इसके फंक्शंस को कैरी करता है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट असेंबली की बात करें कि जो स्टेट असेंबली है उसके पावर एंड फंक्शंस क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। The legislative power of the each state is to frame laws all matter included in the state list and the concurrent list। तो state assembly concurrent list में और state list में सारे laws frame करती है, and the laws made by the state legislature on the subject in the concurrent list will be null and void in case they conflict with the laws of the union on the same subject, provided the relevant laws of the state legislature have not obtained the assent of the president। तो बात होती है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का तो कंट्रोल पूरा स्टेट के हाथ में होता है, बट जैसे कॉन्करेंट की बात होती है तो यहाँ पे क्लासेस हो जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों का ही पास पावर है स्टेट लिस्ट में। बट यहाँ पे जो ओवर राइडिंग पावर होती है वो यूनियन के पास चली जाती है कॉन्करेंट में, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। Constitution has imposed certain restrictions on the power of the state legislature. Another limitation on the power of legislature is that during an emergency, the Parliament of India may make laws on the state list। तो जब emergency डिक्लेयर हो या emergency impose हो रखी हो कंट्री के अंदर, तो जितने भी जो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट के अंडर चले जाते हैं। According to the Article 249 of the Constitution, even in the normal times, if the Council of State passes a resolution by 2/3 majority that in the national interest, the Union Parliament should make law on any matters in the state list and the Parliament of India is competent to make laws। तो वही जो overriding power होती है वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है some cases में। तो अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल पावर्स ऑफ इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की। जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑल्सो कंट्रोल द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट। विदाउट द लेजिस्लेटिव सैंक्शन अ सिंगल, आप बोल सकते हैं सिंगल पैसा कैन नॉट बी स्पेंड। द बजट इज इंट्रोड्यूस एवरी ईयर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट होती है उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट पेश करता है या बजट इंट्रोड्यूस करता है इन द एवरी फर्स्ट ईयर इन द फेब के मंथ में, जो बजट सेशन जब स्टार्ट होता है फेब टू अप्रैल वाला जो पीरियड होता है। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर में पास, रिड्यूस और रिजेक्ट द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड इन द बजट। इट इज द ड्यूटी टू फाइंड द वेज एंड मीन्स टू मीट द बजट एक्सपेंडिचर। प्रपोजल फॉर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टैक्सेस आर टू बी अप्रूव्ड इन द असेंबली। तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होता है, किस फील्ड में हमें पैसा मतलब जो है इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कहाँ पे हमने टैक्सेस रिड्यूस करने हैं, रिमीट करने हैं, वो सब इनके पास होता है। And the bicameral legislature, the position of the legislative assembly is superior to that of legislative council in respect of financial matter। तो जैसे कि हमने वहाँ पे सेंटर में देखा था लोकसभा के पास फाइनेंशियल रिलेटेड पावर ज़्यादा होती है और राज्यसभा के पास कम होती है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है कि स्टेट के अंदर जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होते हैं वहाँ पे असेंबली के पास पावर ज़्यादा होती है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर। Accepting the expenditure charge on the consolidated fund of the state, all other items of expenditure must be submitted to the legislative assembly in the form of demands for grant। जो ग्रांट्स मतलब ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें जो कंसोलिडेट फंड होते हैं उनमें से ग्रांट फंड दिए जाते हैं, मतलब चार्ज के लिए उनके छोड़ के बाकी में उनको परमिशन होता है। एंड बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट। Consequently, the Council of Ministers is collectively made responsible to the state legislature। जो काउंसिल होती है स्टेट की वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड द लेजिस्लेचर एक्सरसाइज सुपरविजन
and control over the ministers. The common method to make the minister responsible to the legislature is through question, censure motion, amendment to the government policy, vote of no confidence motion. And there are also committees which exercise control on the government on behalf of the state legislature. तो कुछ committees बनाई जाती हैं जो कि exercise करती हैं control को government को on the behalf of legislature. In controlling the executive, the legislative assembly is more powerful than the legislative council. A vote of no confidence in the legislative council may not lead to the resignation of the council of minister. तो यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट दिए जाते हैं बाय द काउंसिल वो मैटर नहीं करते हैं. And such a vote of no confidence is passed in the legislative assembly compels the ministry to tender his resignation. तो वो उसको वो नहीं कर सकते, वो खाली फॉर क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह के लिए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. जो अमेंडिंग पावर होती है असेंबली की. द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया हैव नो पावर्स टू प्रपोज एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो स्टेट असेंबली के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो अमेंडमेंट मतलब कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करना चाहती हैं तो वो प्रपोज करें एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और इनिशिएटिव फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन द यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर होती है. इन द अमेरिका की बात करें, बोथ द यूनियन एंड स्टेट हैव इक्वल पावर विद रिगार्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वहाँ का जो सेनेट है वो भी जो उनका अपर हाउस है सेनेट, जैसे कि हमारा राज्यसभा है एंड देन वो है, तो वहाँ पे दोनों हाउसेस इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं इन चीज़ों को रिलेटेड. बट यहाँ पे असेंबली के पास कोई पावर नहीं होती, स्टेट असेंबलीज के पास. हाउ देयर आर द सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि वो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है विद रेटिफाइड बाय 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का. तो हैं जैसे सच एज द इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, which are to be ratified 1/2 of the legislatures. In this respect, the state legislatures also take a part in the amendment of the constitution. तो ये वाला प्रोविजन है जहाँ पे 1/2 of the legislatures of the states का वोट चाहिए होता है किसी भी रेटिफिकेशन के लिए कोई अमेंडमेंट होती है तो. The 15th and the 16th amendment bills were referred to the state legislature only when they received the support of a half of the state legislature. The amendment became valid. तभी जो अमेंडमेंट होती है वैलिड होती है. Thus, unlike the USA, the state legislature in India has limited voice in the amendment of the constitution. तो जो हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका लिमिटेड वॉइस है अनलाइक द यूएसए. अब बात करते हैं इलेक्टोरल फंक्शंस की. जो इलेक्टोरल फंक्शंस हैं असेंबली के, विधानसभा के, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली constitute a part of electoral college provide for the election of the president of the India. तो ये जो इलेक्ट्रल कॉलेज जो बनाते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में, यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होता है, वो पार्ट लेते हैं वहाँ पे इलेक्शन में इलेक्ट्रल कॉलेज में. एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो elect the representative of the state to the Rajya Sabha and 1/3 of the members of the legislative council of the state concerned. And it also elect its speaker and deputy speaker वगैरह भी ये असेंबली ही इलेक्ट करती है. तो ये तो था कि प्रोविजंस थे उससे रिलेटेड. अब बात करते हैं हम काउंसिल, अपर हाउस ऑफ द स्टेट या सेकंड चैम्बर भी बोल सकते हैं या विधान परिषद इन कॉमन लैंग्वेज. कंपोजिशन की बात करें कि जो काउंसिल का जो कंपोजिशन होता है वो होता है नॉट मोर देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स or 40 members in legislative assembly of the state except in J&K with 36 members. Elected members are called member of legislative council. At present अभी J&K हटा दिया गया है तो ये यूनियन टेरिटरी है J&K. Members are elected by a process of the single transferable vote system. 1/6 elected by the governor and 1/3 by local bodies like municipalities, district board वगैरह से इलेक्ट होके आते हैं. एंड 1/3 by MLA जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करते हैं. 1/12 by स्टैंडिंग ग्रेजुएट्स, जो 1/12 जो होते हैं वो बाय स्टैंडिंग ग्रेजुएट चूज किए जाते हैं जिन्होंने अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर दिया होता है
थर्ड ईयर ग्रेजुएशन 3 कंप्लीट होने के बाद 3 इयर्स और ऊपर होता है उनका टाइम पीरियड। एंड 1/12 बाय टीचर्स। टीचर स्पेशली वो जो सीनियर टीचर होते हैं इन हायर एजुकेशन, वो टीचर्स एज अपॉइंट किए जाते हैं। एंड thus the 5/6 of the total members of council of state are indirectly elected and 1/6 are nominated by the government। तो इन टोटल जो होता है 5/6 जो होते हैं इंडायरेक्टली होते हैं, 1/6 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। इनका जो टेन्योर होता है, पीरियड जो होता है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा दोनों ही मतलब एज कंपैरेटिव टू राज्यसभा दोनों ही कंटिन्यूइंग चैम्बर हैं या परमानेंट बॉडी बोल सकते हैं। एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, but 1/3 of its member retire on the expiration of every second year, so a member continues as such a for a 6 year। तो इसका जो पीरियड होता है बेसिकली देखा जाए तो 6 ईयर होता है। जो वैकेंट सीट्स आर फिल्ड बाय फ्रेश इलेक्शन एंड नॉमिनेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी थर्ड ईयर, एंड रिटायरिंग मेंबर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन और री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो इतनी बार नॉमिनेट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। क्वालिफिकेशन की बात करें, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी नॉट लेस देन 30 years of age, and he should be fulfill the required condition prescribed by the parliament। He should not hold any office of profit under union, any state, local or other public authority। A person to be elected to the legislative council must be an elector of an assembly constituency in the concerned state, and to be qualified for governor nomination he must be a resident in the concerned state। तो जिस स्टेट में वो एज ए मेंबर खड़ा है वो वहीं का मेंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इस रहने वाले आप हिमाचल के हैं और आप आके इलेक्शन यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफिस बियरर की बात करें, जो इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इनका खुद का इट्स ओन चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होता है। एंड दे कैन रिजाइन देमसेल्फ और काउंसिल होल्ड्स द पावर टू रिमूव देम। तो काउंसिल के पास पावर होती है उनको रिमूव करने की, और उनके पास खुद भी ये रिजाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पावर एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा, पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की बात कर रहे हैं। तो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है काउंसिल की, वो होती है ऑर्डिनरी बिल्स। जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, बात कर रहे हैं हम ऑर्डिनरी बिल्स की, क्योंकि जो मनी बिल होते हैं वो खाली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं असेंबली में, विधानसभा के अंदर। तो ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हेन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय द असेंबली कम्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है, एंड द लेटर कैन पास इट और कैन सेंड इट बैक विद अमेंडमेंट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर इज रिकंसिडरेशन। तो इफ द बिल इज पास्ड बाय द काउंसिल इट इज सेंट टू द गवर्नर। अब मान लो कि कोई बिल असेंबली से आया, फिर कंसिडरेशन दिया, तो इन्होंने अपना कंसिडरेशन दे दिया और उसके बाद फिर वो गवर्नर के पास जाता है फॉर हिज अप्रूवल। इफ बिल इज रिटन बाय द काउंसिल टू द असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज डिलेड। मान लो उन्होंने वापस भेज दिया, कोई रिकंसिडरेशन नहीं दिया, तो वो बिल वापस आता है, तो फिर वो गवर्नर के पास नहीं जाता, तो उसमें जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है वो डिले होता चला जाता है। बट उन्होंने अपना परमिशन दे दिया तो वो गवर्नर के पास भेजा जाता है फॉर अप्रूवल के लिए, तो वो साइन कर देते हैं, तो बिल लॉ बन जाते हैं। When after reconsideration by the assembly the bill again comes to the council, later may pass it, in which cases the bill is sent to the governor for approval. If the contrary, the bill is rejected second time by the council, the bill is deemed to have been passed by the council, and thus the council has delaying power for a period of first instance for 3 months and second instance for 1 month. The final power of passing ordinary bill also lies with the assembly। अब एक कंडीशन ये होती है कि जब आप फर्स्ट टाइम में जब बिल आया तो आपको 3 मंथ तक के लिए ही आप उसको होल्ड पे रख सकते हो। डिलेइंग पावर मतलब आप उसको 3 महीने तक डिले कर सकते हो किसी भी बिल को। फर्स्ट इंस्टेंस की बात कर रहे हो पहली बार में। सेकंड में जब वो आता है तो आप उसको 1 मंथ तक के लिए होल्ड करते हो, या तो आप फिर जब राज्यसभा उसको फिर से खुद कंसिडरेशन के लिए भेजती है तो वो असेंबली के ऊपर होता है बिल को एक्सेप्ट करना है नहीं। वैसे फाइनली जो एक्सेप्टिंग पावर होती है वो असेंबली के पास होती है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है डज नॉट हैव मच कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव and they cannot remove the council of minister by passing no confidence motion।
दिस इज बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द असेंबली। जो कलेक्टिव काउंसिल होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है असेंबली के लिए, ना कि काउंसिल के लिए। तो इसलिए ये जो इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो उनको रिमूव नहीं कर सकता। The member of the Legislative Council can discuss and criticize the policies and activities of the government, but they cannot force the Council of Ministers to resign. तो ये उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि काम अच्छा नहीं किया, जो भी है उनकी पॉलिसीज को, लॉज को, जो भी है, बट ये उनको रिजाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। फाइनेंशियल पावर की बात करें हम काउंसिल की, विधान परिषद की, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द असेंबली नॉट इन द काउंसिल। तो जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो फाइनेंशियल रिलेटेड पावर होती है, मनी बिल रिलेटेड जो पावर होती है वो असेंबली के पास होती है, काउंसिल के पास नहीं हो सकती है। द काउंसिल कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, इट शुड रिटर्न द बिल टू द असेंबली विद इन 14 days आइदर रिकमेंडेशन और विदाउट। तो इनके पास बिल भेजा जाता है फॉर ओनली फॉर द रीडिंग पर्पज या एज अस है, तो उनको रिकमेंडेशन देती है, वो रिकमेंडेशन के बिना भेज सकते हैं या विदाउट द रिकमेंड। तो वो असेंबली के पास है कि उस बिल को, वो उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब उनके पास स्पेशल कि वो उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस दी हैं काउंसिल ने, विधान परिषद ने, कि नहीं, वो या विदाउट कंसिडरेशन। उनके पास सारी पावर असेंबली के पास होती है रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल। द असेंबली कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट एंड रिकमेंडेशन बाय द काउंसिल। तो वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई ये सब चीजें सारी असेंबली के पास होती हैं। द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर बिल इज मनी और नॉट डिसाइडेड बाय द स्पीकर। अब वो स्पीकर डिसाइड करता है कि भाई ये बिल मनी बिल था या ऑर्डिनरी बिल था। तो ये सब जब जितनी भी फाइनेंशियल पावर वगैरह से रिलेटेड हमने जो डिस्कस की, तो इस वीडियो में हम खाली अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड विधानसभा को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।